अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फाद शहबाज खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगरचे 13 जुलाई से एहतजाजी तहरीक शुरू कर रखी है और 5 अगस्त को इसे अरूज तक ले जाने की बातें की जा रही हैं, लेकिन ना तो अभी तक कोई एहतजाजी प्लान सामने आया है और ना ही कासिम और सुलेमान पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। हालांकि 2 हफ्ते पहले 8 जुलाई को अलीमा खान ने दावा किया था कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं। इमरान खान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, उनको ये बता दिया है कि वो अब सुनने को वो भी तैयार नहीं है। हम ही ने उनको रोका हुआ था, लेकिन अब वो पहले तो वो जा रहे हैं अमेरिका और वो अपने जो दोस्त हैं उनसे कहते हैं अगर ये जा सकते हैं तो हम भी जाएंगे और हम जाके बताएंगे यहाँ इंसानी हकूक के साथ और क्या जुल्म हो रहे हैं उनके वालिद के साथ। एक दूसरा, सुलेमान कासिम ने कहा है कि उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान और वो तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। 2 रोज पहले अलीमा खान ने एक बार फिर यह दावा किया कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं और इनके पाकिस्तानी नायकोप हैं और उन्हें वीजे की जरूरत नहीं। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि कासिम और सुलेमान को इनकी वालिदा जुमाइमा गोल्डस्मिथ ने अमेरिका से वापस लंदन बुला लिया है और उन्हें बानी की बहनों और दूसरे रिश्तेदारों से लाहक खतरात से महफूज रखने के लिए पाकिस्तान जाने से एक मरतबा फिर रोक दिया गया है। यह खबर तो जराए की है। जुमाइमा खान ने इस हवाले से कोई ट्वीट नहीं किया। अलबत्ता जुमाइमा खान ने 10 जुलाई को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि बेटों को पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार करने की धमकी दी जा रही है। किसी जमहूरियत या फाल रियासत में ऐसा नहीं होता। यह सियासत नहीं, जाती इंतकाम है। इस ट्वीट की बुनियाद पर वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने एक टॉक शो में बयान दिया था जिसमें उन्होंने कासिम और सुलेमान की गिरफ्तारी की बात की थी। अगर उन्होंने आके पॉलिटिकल मूवमेंट में हिस्सा लेना है या उनकी सियासत को ओन करना है तो फिर तो उनके लिए गिरफ्तारी बड़ी ज़रूरी है। गिरफ्तार होंगे तो फिर वो सही तौर पे जो है वो सियासी तौर पे एमर्ज होंगे ना। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने दोनों भाइयों की पाकिस्तान आने की मुखालफत की थी। एक टॉक शो में उनका कहना था कि कासिम और सुलेमान की आमद का मकसद सियासी इंतशार फैलाना है तो उन्हें इजाजत नहीं होगी। पहली तो बात है कि वो बच्चे बरतानवी शहरी हैं। बरतानवी शहरी यहाँ पे आके पाकिस्तान की सियासी एक्टिविटीज़ में जो है हिस्सा नहीं ले सकता और ना इसकी कानून इजाज़त दे। वीज़े पे आके ये कोई शादी ब्याह तो नहीं है, ये कोई सैर व तफरी के लिए तो नहीं आ रहे। ये अलल ऐलान कह रहे हैं कि हम इंतशार फैलाने आ रहे हैं या उस इंतशार में अपना हिस्सा डालने जा रहे हैं, तो ये इस चीज़ की तो ममानियत है, इस चीज़ की तो इजाज़त नहीं दी। हमने देखा कि बानी पीटीआई के बेटों से मुतालिक हुकूमत का मौक़िफ़ भी बार बार बदलता रहा। पहले गिरफ्तारी और कानून के तहत सलूक करने की बातें की जा रही थी। अब यह कहा जा रहा है कि कासिम और सुलेमान बेशक मुहिम चलाएं, लेकिन अवाम को वालिद के करप्शन केसेस से मुतल्लिक भी बताएं। मैं समझता हूँ कि उनका अपना राइट है, वो ज़रूर करें कैंपेन, मगर जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोगों को बताएं कि हमारा वालिद जो है वो मेगा करप्शन केस के अंदर 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर जो है उसको सज़ा हुई है और 190 मिलियन पाउंड की फैक्ट शीट साथ ले जाएं कि जब भी अमेरिका में किसी के पास जाते हैं, मिलते हैं लोगों को, तो उनको बताएं कि जी ये करप्शन का केस है और ये सियासी केस नहीं है। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने कहा कि बानी के बेटे खुशी से पाकिस्तान आए और बरतानवी तरीकों के मुताबिक एहतजाज भी करें। मोस्ट वेलकम, आ जाएं। वो बरतानिया के शहरी हैं, लेकिन बरतानिया के शहरियों पे कोई पाबंदी नहीं है कि वो पाकिस्तान ना आएँ। वो बेशक आएँ, भले आएँ पाकिस्तान और जहाँ एहतजाज करना चाहें एहतजाज करें। लेकिन मुझे यकीन है कि वो जवान बेटे हैं, अब छोटे बच्चे नहीं हैं, 20-22 साल के जवान बेटे हैं उनके। उन्होंने बरतानिया की तारीख को देखा है, प्रोटेस्ट को देखा है, एहतजाज किस तरह होते हैं, तहरीकें किस तरह चलती हैं। वो यहाँ आएँ और बरतानवी तहरीकों जैसी पुरअमन, खामोश और महज़ब तहरीकें चलाएं और पीटीआई को भी सिखाएं कि इस तरह एहतजाज किया जाए। उधर पीटीआई के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर के मुताबिक कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान आने का मकसद सिर्फ अपने वालिद से मिलना है। वो जुलूस की सूरत में भी अडयाला जेल नहीं जाएंगे। दोनों बच्चे जो हैं वो अपने बाप से मिलने आ रहे हैं, दोनों उनके बच्चे हैं वो उनको मिलने आ रहे हैं, तो वहाँ उसमें तो कोई मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है और ये हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए कि उनको मुलाकात करने दें। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का इस मामले पर कहना था कि हमने कभी नहीं कहा कि बानी के बेटे 5 अगस्त को आकर तहरीक को लीड करेंगे। जब वो आने की तारीख देंगे तब बता दिया जाएगा। पहली गल तो यह है कि असी कभी भी नहीं किया कि उन्होंने 5 तारीख को आके लीड करना है। नेवर। नंबर 1 नंबर 2
अमेरिका से वो उनका वो ट्रिप खत्म हो गया, दे हैव गॉन बैक। नंबर 3, हलीमा खान साहब से ही हमें ये खबर मिली थी, क्योंकि फैमिली की खबरें हमें उधर से ही मिलती हैं, हम उनको डायरेक्ट वो नहीं करते हैं। तो अभी तक उनके पाकिस्तान आने के हवाले से कोई डेट हमें नहीं दी गई है। कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आते हैं या नहीं, इसका तो किसी को नहीं पता, लेकिन पीटीआई इन्हीं दोनों पर तकिया किए हुए है। जबकि कासिम और सुलेमान के दौरा अमेरिका के दौरान रिचर्ड ग्रेनल और डॉक्टर आसिम महमूद के अलावा कांग्रेस के अरकान से जो मुलाकातें हुई हैं, इनमें तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि दोनों भाइयों को तसल्ली, तशफ़ी और दिलजोई के सिवा कुछ नहीं मिला। इसी हवाले से बात करने के लिए फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चौधरी साहब, जानना आपसे ये चाह रहे हैं कि अब ज़राए से खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब के जो बच्चे हैं, बरखुरदार हैं, उनको जमायमा साहिबा ने शायद रोका हुआ है, कुछ इस तरह की डिस्कशन भी चल रही है। एग्जैक्टली क्या स्टेटस है इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि बड़ी डिस्कशन में है ये, बड़ी चर्चा में है ये सारा मामला। शहबाजी, अभी तक तो कोई क्योंकि डेट अनाउंस नहीं हुई है और ज़ाहिर है इंग्लैंड से ही होनी है, और वो आएंगे या नहीं आएंगे इसके लिए तो उधर से अनाउंसमेंट कोई नहीं है। बाकी मफरूज़ा है, स्पेकुलेशन है, वो अफवाह साजी चल रही है। तो अगर वो आते हैं तो अच्छी बात है मेरे ख्याल में। अब लेकिन अब ये ऐलान तो वहाँ से हो तो ही पता चलेगा, क्योंकि बच्चों के आने से तहरीक में जान तो पड़ जाएगी। अच्छा, अदरवाइज जो बानी पीटीआई कह रहे थे कि उन्हें कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा इसका, इस बात को किस तनाजुर में फिर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, या इसे आपसे कहें कि इसकी वजाहत अगर आप कीजिए तो क्या वो कहना चाह रहे हैं बेसिकली, क्या ऐसा हुआ कि उन्हें नजर आना शुरू हो गया कि मोमेंटम ही नहीं तहरीक में? सर, गुजारिश है कि मैंने इमरान खान साहब से मुलाकात में बिल्कुल ओपनली उनको ये कहा था कि तहरीक चलाने का ना माहौल है, ना ही आपकी टीम में इतनी कैपेबिलिटी है, सख्त भी नहीं है, और तहरीक चलाना बच्चों का खेल नहीं होता। जिस किस्म के लोग आपने लगाए हुए हैं, आप इनके ऊपर डिपेंड करके अगर आप समझते हैं कि आप तहरीक चला लेंगे तो ये मुमकिन नहीं होगा, और वही हो रहा है। अभी तक आपको तहरीक का कोई सिर पैर नज़र नहीं आ रहा, ना तो कोई लाहेअमल है कि करना क्या है, ना ही कोई वे फॉरवर्ड है, ना पॉलिटिकल हिकमत अमली पार्टी की लीडरशिप के पास है, और ना ही उनके खान साहब के पास, और इसीलिए कंफ्यूजन बड़ी नजर आती है। आप कह रहे हैं इमरान खान साहब के पास भी कोई लाहेअमल इसका मौजूद नहीं है? नहीं, इस वक्त उनके पास भी कोई पॉलिटिकल लाहेअमल। अच्छा, वो तहरीक पे जोर देते हैं, तहरीक पे जोर देते हैं। तहरीक नहीं चल सकती, तहरीक चलने के लवाजमात नहीं है इस वक्त। उस देखे ना, 5 अगस्त से पहले जो सजाएं होना शुरू हुई हैं 9 मई की, ये आप की उस कॉल का नतीजा है जो कि इतनी इफेक्टिव भी नहीं होनी, लेकिन रियासत उसका जवाब तो दे रही है। आपके जो जिनके साथ आपकी लड़ाई है वो हल्के बड़े ताकतवर हैं, तो उनके साथ तो सियासी बात की जा सकती है। जोर आजमाई में तो वो जीतेंगे, और वो जीते हैं। शहादतें भी हमारी हो गई 26 नवंबर को। लीडरशिप आपकी कॉम्प्रोमाइज़ है, वो नहीं आते बाहर, और जो सिलसिला चल रहा है वो तो ना 4 अक्टूबर को आए ना 26 नवंबर को आए। शहबाजी उन्होंने अब भी नहीं आना, सिर्फ वीडियो बना के। तो अब पहली गिरफ्तारी, पहली गोली, पहली लाठी तो लीडर को चलानी है। हालात ये हैं कि अभी शाह महमूद साहब एक पर्चे में बरी हुए हैं, ना उनकी रिहाई का इम्कान है, तो उनके खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च कर दी गई है, उसमें कोई साफ़ी भी शामिल हो गए। तो ये इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी जो है उस क़यादत से तो नहीं चल सकती। और सियासी तौर पे अगर सिर्फ पीटीआई जो है, स्ट्रीट पावर तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं, पॉपुलैरिटी भी है। इमरान खान साहब की ज़ात ठीक आज भी बड़ी सियासी तौर पे पॉपुलर है, लॉटरी के टिकट की तरह उनका नाम बिकता है। ठीक, लेकिन क्या सिर्फ मकबूलियत किसी मुसीबत का हल है? मेरी नज़र में नहीं।
सही। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब को जो लेबलिंग हो रही है, मुमकिन तौर पर इसकी आप वजूहात क्या देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर भी आपने फिर बताया कि कुछ जर्नलिस्टिक धड़े भी वो सारी लेबलिंग कर रहे हैं, हालांकि वो तो जेल में भी हैं, जेल काट भी रहे हैं, उन्होंने तो मुशर्रफ दौर में कभी जेल नहीं काटी थी, तो 2 साल से जेल में है। इसकी सियासी वजह क्या आप देखते हैं, क्या वजह है कि उनको लेबल कर दिया जाता है फौरी तौर पर और उनको कहा जाता है कि आप जाननशीन हैं, आपकी नज़र है इक़्तिदार पे, शायद इस तरह की बातें उनसे मंसूब कर दी जाती हैं? क्या वजह देखते हैं चौधरी साहब, क्या वजह? वजह तो बिल्कुल इनसिक्योरिटी है ना। ये जो सासे कमतरी में मुब्तला लीडरशिप है, जो कि अपने अलावा किसी पुराने कारकुन को नहीं देखते। ये आलिया साहब जिस तरह की बदतमीजी की गई, वो ज़र्फ वाली खातून है ना, उसने उसको इग्नोर किया पार्टी की खातिर, इमरान खान साहब की खातिर, वरना वो को रवैया तो नहीं है ना शहबाज साहब, वो कोई आपकी तनख्वाहदार तो है नहीं। जितने लोग पुराने हैं उनको ये लोग नहीं बर्दाश्त करते, और इनके पीछे भी कोई कुव्वत है, पार्टी के अंदर है या फैमिली के अंदर है, जो कि ये मामलात चाहते हैं। और सेनेट के भी मामलात को गलत इंटरप्रेट किया गया। इमरान खान साहब की ट्वीट में रद्दोबदल किया जा रहा है अपने फायदों के लिए। नहीं, जो खान साहब ये कहते हैं कि अपने आप नहीं, मतलब इख्तिलाफात दूर करें, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि एक आदमी या कुछ लोगों को आप बदतमीजी करने का लाइसेंस दे दें और आगे से कोई बोले ना। नहीं, ट्वीट वाली बात, रद्दोबदल वाली बात नहीं मैं समझा, मुझे प्लीज इस पे गाइड कीजिए चौधरी साहब। सेनेट का जो इलेक्शन था उसमें सेनेट के उम्मीदवारों पे कोई किसी किस्म वो लिस्ट इमरान खान साहब ने दी थी, ठीक है। जो मुशावरत वाला एस्पेक्ट था वो था मोडालिटी, यानी आपने पहला मुकाबला लड़ना है या कंटेस्ट करना है, वो शर्त, ठीक, ये पार्टी पे छोड़े। ठीक। उनकी ट्वीट में कहा गया कि आप सेनेट के उम्मीदवार जो हैं वो मुशावरत से करें, जिस पर लड़ाई पड़ी। नहीं फिर तो वो लड़ाई कौन अपना चौधरी साहब किसका पैगाम ट्वीट हैंडलर तक जाता है? बीच में ब्रिज कौन है जो लेके जाता है ये पैगाम रिसानी का काम, ताकि एग्जैक्टली आइडेंटिफाई हो सके कि कहां से गलती हुई? जो करवाते हैं शहबाजी, उन्हीं वो पूछे ना कौन है, वो तो वही करवाते हैं ना जो अडयाला के बाहर होते हैं। सही। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि वहां से मसला खराब हुआ, पार्टी मजीद कमजोर हो गई। जो बंदा है उस पे इन्होंने गद्दारी का लेबल लगाया, उससे क्या हुआ, पार्टी कमजोर हुई। और पार्टी कमजोर होने का नुकसान किसको है? इमरान खान को। इमरान खान के पास अब ऐसी लोग वोटें देंगे मार खाने को। मेरी ऑफ द रिकॉर्ड सबसे बात होती है, हर बंदा इस बात से एग्री करता है कि मार खाने के लिए कोई नहीं निकलेगा या गिरफ्तारियां देने के लिए। खान साहब का ख्याल ये है कि बाहर कोई ऐसी आग लग जाएगी या कोई ऐसा उनके लिए वो मुमकिन ही नहीं है। इलेक्शन में लोग वोटें दे देंगे। अब ये बात जो करे वो मुजरम हो जाता है। यानी सही बात, हकीकत अगर आप किसी को बताएं तो उसमें सीख पा होते हैं। ठीक है जी। अब ना बच्चे आ रहे हैं ना बहनें लीड करने को तैयार हैं, वो पार्टी की तरफ देखती हैं, पार्टी में सकत नहीं है, तो तहरीक कैसे चलेगी? ठीक। अच्छा, अब एक बात और चौधरी साहब मैं समझना चाह रहा हूँ। इमरान खान साहब ने फरमाया कि जो उनके पास लोग आते हैं वो उनके बंदे ही नहीं हैं, पता नहीं अपनी मर्जी के लोगों को भिजवा दिया जाता है। अब मुझे ये बताइए कि जो भी उनसे मिल पा रहा है उनको तो खुद इमरान खान साहब के इस स्टेटमेंट के तनाजुर में देखा जाए तो वो मुतनाज़ा हो गए सारे के सारे। तो इस बयान को फिर आप किस नज़र से देखते हैं, इस एग्जैक्टली इस बात को? अब पता नहीं उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस हवाले से बात हुई। उनसे तो उनकी बहनें मिलती हैं, अगर वो मतलब देखे ना, और बुशरा बीबी की फैमिली मिलती है, और तो वो मिलता नहीं है। एक आधे वकील हैं तो हो जाते हैं, बाकी तो मुलाकात किसी की होती नहीं है। अब उस पर ये बयान करना या सिलसिला या पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में ज़ाहिर है उनके ऊपर तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल के उनको रेफर करके बयान दिया गया। अब जो लोग उनके पास आते हैं या उनसे मिलते हैं वो तो वही है जो 2-4 लोग हैं, बाकी को तो कोई ज़ाहिर एक्सेस है नहीं। अच्छा, आखिरी बात चौधरी साहब, मैं अब ये भी जानना आपसे चाह रहा हूँ कि जैसा कि 2 दिन पहले जो ट्वीट आया बानी पीटीआई का, उन्होंने दोबारा से डायरेक्ट इदारों पर बात की और बड़ी सख्त बातें भी बीच में कर दी। तो ये तो फिर कोई सियासी डायलॉग का माहौल नहीं बचता, ना कोई ऐसी विंडो खुल रही है जिसकी निशानदेही आप पूरे प्रोग्राम में कर रहे हैं। आप बार बार ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब के पास भी कोई सियासी हल या लाहे अमल इसका मौजूद नहीं है।
आपकी दानिश में इसका कोई हल होगा, कुछ निकलेगा, या ये इसी तरह ही बस स्टेटस को रहेगा? सर बात ये होती है कि जब आप मौका खो दें शहबाज साहब, तो फिर इवेंट का वेट करना पड़ता है ना, फिर आप खामोशी ही जद्दोजहद होती है। इस तरह से जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, उससे तो दरवाजे जो है वो बंद ही होंगे ना, खुलेंगे तो नहीं। यानी जो चीज़ इस वक्त हो रही है उससे दरवाजे बंद हो रहे हैं, दरवाजे खुल नहीं रहे। और सिर्फ आप हदफ तनकीद बना लें, कभी किसी को कभी किसी को, लायमल आपकी पार्टी के पास नहीं है, कमज़ोरी आपकी पार्टी लीडरशिप की है, लीडरशिप आप बदलने को तैयार नहीं है। और जहाँ पे आप सख्त गुफ्तगू कर रहे हैं वो आपसे बाहर तौर पे तगड़े हैं, उनके पास निज़ाम भी है, और कोई भी निज़ाम में वो बड़े रेलिवेंट होते हैं। ठीक। तो ये चीज़ें जो हैं, जब तक सियासी तौर पे समझदारी का मुजाहरा नहीं किया जाएगा, तो रास्ता तो अभी कोई भी नहीं है। रास्ता तो अभी जो थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। अब इस चीज़ को कैसे हल करना है, ये टीम भी चाहिए, नहीं सियासी लोगों की टीम चाहिए। मैं तो दुआ करता हूँ कि शाह महमूद साहब निकलें, कोई सियासी लामल तो देंगे ना, फिर उनका जाती तल्लक का एहतराम है लोगों के साथ। 2 साल उन्होंने मार खाई, सेहत बर्बाद की, सियासत, अपना खानदान, सारे मतलब उन्होंने किया। तो ये जो सियासी मुनाफकत और है कि उनके ऊपर, आलिया हमजा के ऊपर, यास्मीन राशिद के ऊपर या दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाना, ये तो शर्मनाक करते हैं ना। ये तो इसकी इजाजत कोई सियासी अखलाकियात तो नहीं देती ना शहबाज जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी फैसल चौधरी। बहुत बड़ी लाइन इन्होंने कही है आज। वो कहते हैं कि खामोशी फिर आपकी जद्दोजहद बन जाती है। फेज़ इस तरह के आते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी और बड़ी तफसील से बता रहे थे, और ख़ास तौर पर बता रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब को लेबल कर दिया जाता है, और वो कह रहे थे कि वो दुआ गो हैं कि शाह महमूद बाहर आएँ, कोई सियासी बात करें, क्योंकि इमरान खान साहब के पास कोई सियासी लाहेअमल नहीं है वक्त जब तक हम बात कर रहे हैं। फैसल चौधरी साहब ये बात कर रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे जी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कौम की होनहार बेटी डॉक्टर आफिया सदीकी अमेरिका की कैद में है, और कौम के सियासी नुमाइंदे अपनी बहन को वतन वापस लाने में अभी तक कामयाब नहीं हो सके। इस हवाले से एक ताज़ा तरीन बयान हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब का है, जिन्होंने अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब में कहा कि डॉक्टर आफिया सदीकी कानूनी अमल के तहत कैद में हैं, जबकि कानूनी अमल में रुकावट डालना नाइंसाफ़ी होगी। डॉक्टर आफिया सदीकी कई दहाइयों से यहाँ पर हैं और खुदा जाने कब तक रहेंगी। बहरहाल इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। एक तरफ नायब वज़ीर आज़म अमेरिका में ये फरमा रहे हैं, और इसी रोज़ पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया सदीकी की बहन फौजिया सदीकी को ये यकीन दहानी करवा रहे थे कि हुकूमत आफिया सदीकी के मामले में गाफिल नहीं है। इसहाक डार के इस बयान को साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने शर्मनाक करार दिया। उन्होंने एक्स में लिखा कि इसहाक डार ने आफिया सदीकी की दहाइयों पर मुहित जालिमाना कैद को कानूनी तरीक़ेकार के तहत दुरुस्त करार दिया है, ताहम वो अपनी हुकूमत की जानिब से बानी पीटीआई की गैर कानूनी कैद का जवाब पेश कर सकें। यह शहबाज हुकूमत की नाकाबिले माफ़ी हरकत है। अली मोहम्मद खान ने भी एक्स पर इस बयान की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि अगर हुकूमत डॉक्टर आफिया सदीकी का केस लड़ नहीं सकती तो कम अज कम इसे खराब तो ना करे। जब शहबाज हुकूमत बन रही थी तो इस वक्त इसहाक डार ने सेनेट में कहा था कि डॉक्टर आफिया सदीकी को वापस लाना नई काबीना की अव्वलीन तरजीह होगी। हम बहुत कीन हैं कि, और इंशाअल्लाह जो ही कैबिनेट बनेगी तो ये प्रायोरिटी एजेंडा होगा इस हुकूमत का कि हम पूरी कोशिश करें, एंगेज करें यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा, और उनको रिक्वेस्ट करें कि पाकिस्तान की इस बेटी को जिसने बहुत सफ़र कर लिया है उसको पाकिस्तान लॉज और रूल्स के मुताबिक लाया जाए। 53 साल डॉक्टर आफिया सदीकी पाकिस्तानी साइंसदान हैं। उन पर अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों पर हमले का इल्ज़ाम था, जिसकी पादाश में अमरीका की एक अदालत ने 2010 में उन्हें 86 बरस कैद की सजा सुनाई थी। शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी तो 18 अक्टूबर को उन्होंने इस वक्त के अमरीकी सदर जो बाइडेन को एक खत लिखा, जिसमें डॉक्टर आफिया सदीकी की सजा माफ करके उन्हें रिहा करने का मुतालबा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और अमरीकी सदर ने यह अपील मुस्तरद कर दी, जिस पर जनवरी 2025 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने कहा था कि अमेरिका हमें औकात दिखा रहा है। जबकि इसी केस में 5 रोज पहले 21 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म समेत वफाकी हुकूमत को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है और अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि वफाकी हुकूमत को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। शहबाज शरीफ से पहले बानी पीटीआई की हुकूमत की अगर बात करें
तो 15 नवंबर 2018 को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए सेनेट में एक करारदाद मंजूर की गई थी, जबकि जुलाई 2019 में दौरा अमेरिका के दौरान साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा था कि अगर अमेरिका शकील अफरीदी की रिहाई चाहता है तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के तबादले पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। अक्टूबर 2020 में हुकूमत ने तस्दीक की थी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने रहम की अपील पर दस्तखत कर दिए हैं जो अमेरिकी सदर को भेज दी गई है। ताहम फौजिया सिद्दीकी ने बीबीसी को बताया था कि हुकूमत के दावे से मुतल्लिक उनके पास कोई इत्तला नहीं है, जबकि अली मोहम्मद खान ने इस बात पर फख्र करते हुए कहा कि बानी पीटीआई ने इस मामले को काफ़ी हद तक उजागर किया था। हमारी हुकूमत आई, मुझे याद है एक दफ़ा मैंने खान साहब से जिक्र भी किया था, उनको मैसेज किया था कि आफिया के लिए हमें कुछ ना कुछ डॉक्टर साहबा के लिए करना ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये कॉज ऐसा है कि जिस पे खान साहब ने उसको बड़ा उठाया था। मैं ये समझता हूँ कि सब सियासी जमातों को इस चीज़ को इस मसले को नहीं छोड़ना चाहिए। अब आफिया साहिबा का कॉज सिर्फ सियासत के लिए नहीं है, ये एक उम्मत का, कौम का मसला है। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे उम्मत के बदन में कांटे की तरह हैं, उसको हमें निकालना होगा। उसमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मसला भी है। अगर हमने दिल से तहिया कर लिया तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी और हमारी बहन, हमारी बेटी, कौम की बेटी वापस आ जाएगी। बानी पीटीआई ने इलेक्शन 2018 से पहले इस मामले को ज़रूर उठाया और फौजिया सिद्दीकी को जलसों में भी ले जाया करते थे, लेकिन इनकी हुकूमत बनी तो वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा नहीं करवा पाए। लेकिन अफसोस, इक़्तिदार मिलने के बाद वो ऐसा ना कर सके। तहरीक इंसाफ से पहले शाहिद खाकान अब्बासी और नवाज शरीफ की हुकूमतें थीं। पहले नवाज शरीफ इसकी बात करते थे और उन्होंने डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की वालिदा से वादा किया था कि वो उन्हें रिहा करवाएंगे। जहाँ तक इनका ताल्लुक है हमारे मियाँ साहब का, जिन्होंने मुझसे कहा मेरी अम्मी जान मैं आपका बेटा हूँ और मैं आया ही इसलिए हूँ कि मैं आफिया को लाऊं। अम्मी जान, अब आपकी मुसीबत के दिन खत्म हो गए हैं, अब आपका बेटा आ गया है। मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे इतने दिलासे दिए मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन अब वो क्यों देर कर रहे हैं एक लेटर लिखने में? मेरे अटॉर्नी का लेटर आया है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक लेटर की जरूरत है इनकी और आफिया फौरी आ सकती है। नून लीग के तीसरे दौरे हुकूमत के दो अहम किरदार शाहिद खाकान अब्बासी और परवेज रशीद भी हैं, और वो इस मामले पर क्या राय रखते हैं ये भी देखिए। जहाँ तक आफिया सिद्दीकी साहब का तल्लक है, उनकी वापसी की राह हमवार हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कैदियों के तबादले का कोई मायदा मौजूद नहीं था। अब उस प्रोटोकॉल पर दस्तखत हो गए, वो प्रोटोकॉल अपने तकमील के प्रोसेस में है। जैसे ही वो प्रोटोकॉल मुकम्मल होगा, पाकिस्तान को हक हासिल होगा कि वो आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान वापस ले आए। It's a sad thing to say, but that's the reality. Have we failed Afia Siddiqui? I would think so. Yes, we as a country, as a people, have failed Afia Siddiqui, and we need to do more about it. 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। अगस्त 2009 से वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने फौजिया सिद्दीकी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए हुकूमत ने $20 लाख खर्च किए हैं। वकला की टीम इस मामले को देख रही है, लेकिन हुकूमत खत्म होने तक ये मामला जूं का तू रहा। आखिर क्या वजह है कि सियासी जमातें जब अपोजिशन में हों तो वो इस मामले को तरजीही बुनियादों पर हल करने की बात करती हैं, लेकिन जब हुकूमत में आती हैं तो इनका बयानिया बदल जाता है। ऐसे में कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी कैसे मुमकिन है? इसी हवाले से बात करने के लिए सेनेटर अफनानुल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इसहाक डार साहब का सर 7 मार्च 2024 का जो स्टेटमेंट है, उनका कहना है कि आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी के मामले पर हम ये पहली तरजीह होगी कि नई काबीना जब बनाएंगे तो तरजीही एजेंडा ये होगा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा को वापस लेके आना है। एक ये बात हो गई। दूसरा, नवाज शरीफ साहब ने आफिया सिद्दीकी साहिबा की जो वालदा हैं उन्हें कहा कि आप मेरी वालदा हैं और मैं जब तक उन्हें वापस लेना आऊँ तो ऐसा होगा नहीं। और उनकी एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि अम्मी जान मैं आपकी बेटी को वापस लाऊंगा। असमत सिद्दीकी साहिबा जो है अपनी बेटी के इंतजार में दुनिया से सर वो रुखसत हो गई, वो हो ना सका। अब वो अमेरिका में बैठ के सर वो कह रहे हैं कि मैं समझता हूं कि हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं आफिया सिद्दीकी साल से उधर हैं और खुदा जानता है कब तक सज़ा मिलने वाली है, तो ये गैर मुनासिब होगा कि इन पर तनकीद की जाए अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या वो हो रहा है। तो दूसरा कंपैरिजन में उन्होंने इधर जो पॉलिटिकल हालात हैं उनका कंपैरिजन बांध दिया। मैं जानना सर ये चाह रहा हूं कि आफिया सिद्दीकी साहिबा को
हमेशा पाकिस्तान लाने की बात नून लीग ने की है और वहीं बैठ के उन कैंगरू कोर्ट्स को जो आफिया सिद्दीकी को कन्विक्ट कर चुकी हैं उन्हें कहना कि भाई हम ला रहे हैं और आपका ड्यू प्रोसेस है और हमें तो तनकीद भी नहीं इस पर करनी चाहिए, तो दुनिया को समझना चाहिए कि हम जो इमरान खान साहब के साथ कर रहे हैं और वो अगर वो भी गद्दारी है, ये पूरी जो स्टेटमेंट है। फर्स्ट टेक आपका सर मैं जानना चाह रहा हूं, ये तमहीद सारी इसलिए बांधी ताकि आपसे पहला रिस्पॉन्स सर आ सके। सर जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जो डॉक्टर आफिया का जो मामला है उसके ऊपर आपने जो बातें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सुनाई हैं, पार्टी भी और हुकूमत उसके साथ स्टैंड करती है और डार साहब भी उसके साथ स्टैंड करते हैं। मैं आपको थोड़ा ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली तो बात यह है कि आपको मालूम है कि 20 साल बाद डॉक्टर आफिया की उनकी फैमिली के साथ मुलाकातें हुई और ये सारी की सारी जो थी ये काविश पिछली PDM की जो हुकूमत थी उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने की और फ़ॉरेन ऑफिस ने और बाकी सारे मिल के लोगों ने इसकी कोशिश की और ये कामयाब हुई। और उसके बाद उनकी मल्टीपल मुलाकातें हुई अपनी फैमिली के साथ, अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले भी हुई। इससे पहले एक आपको याद होगा कि जब ये नई एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में आई है, इससे पिछले एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बड़ी हमने कोशिश की कि हम जो है वो प्ली जो है उनकी मिल जाए और ताकि उनको वहाँ से निकाला जा सके। ये तमाम काविशें जो हैं ये चलती रही और अभी जो उन्होंने बात की है वो बेसिकली अगर आप उसको गौर से देखें तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ है तब तो अब इसके ऊपर बुनियादी तौर पे सवाल जो है वो तो यही है ना कि अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ है कि नहीं। और हम जो है वो ये समझते हैं और लीगल एक्सपर्ट्स ये समझते हैं और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सही तरह फॉलो नहीं किया गया अमेरिका में। आप मुझे बताएं ना कि जो उनको सज़ाएं दी गई हैं क्या उन्होंने कोई उनके ऊपर कोई आज तक साबित नहीं किया जा सका, कोई विटनेसेस नहीं है, कोई टेस्टिमनीज नहीं है, उनके ऊपर कोई इस तरह की बात साबित नहीं की जा सकी कि उन्होंने कोई ऐसा गलत काम किया था कि उनको 86 साल की सज़ा दे दी जाए। मतलब आप मुझे बताएं ना, एक तरफ ये कहते हैं कि जी हम ह्यूमन राइट्स के बड़े वर्ल्ड चैम्पियन हैं, दुनिया में से डेथ पेनल्टी ख़त्म करनी है, दुनिया में सज़ाएँ ख़त्म करनी है, और दूसरी तरफ वुमन राइट्स की ये बातें करते हैं और तमाम बातें करके उसके बाद जो है वो एंड में इतनी बड़ी बड़ी सज़ाएँ जो है वो दे देते हैं विदाउट ड्यू प्रोसेस। तो ये बुनियादी तौर पे हमारा जो है इसके ऊपर मामला है। ज़ाहिर है अगर कहीं भी दुनिया में ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया हो तो फिर तो ज़ाहिर है हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के अंदर अगर आप उनके वकला से बात करें और उनके जितने जानने वाले हैं और जो सारा की सारी जो आफिया सिद्दीकी मूवमेंट है उसको देखें तो वो तमाम ये बात करते हैं कि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं हुआ हुआ, बल्कि एक इंतहाई जुल्म और इंतहाई जुल्म हुआ है डॉक्टर आफिया के साथ, उनके बच्चों के साथ, और वो जो पूरी एक एपिसोड थी उसकी, और ये इसके पीछे जो थे ये मुशर्रफ और इसके हवारी थे जिन्होंने सब कुछ किया था हमारे मुताबिक। अच्छा सेनेटर साहब, ये बातें आप बड़ी क्लैरिटी से बता रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो फॉलो नहीं किया गया और 86 ईयर्स आप किसी को कन्विक्ट कर देते हैं और कोई शहादत नहीं आपके पास, कोई सपोर्टिंग मटेरियल नहीं, कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस की कोई लिंक नहीं आपस में मिल रहा, कोई रब्त नहीं बन रहा, तो कैंगरू कोर्ट से ये सारा हो गया। तो सर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर ख़ारजा भी हैं, वो ये बातें उधर बैठ के कह देते हैं कि कोई ड्यू प्रोसेस नहीं है। वो कह रहे हैं शायद अगर हुआ है तो आपको पता है कि नहीं हुआ, हमें पता है नहीं हुआ, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब को भी तो पता है ना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसे फॉलो नहीं सर किया गया। तो उधर बैठ के और फिर आफिया सिद्दीकी के केस के ड्यू प्रोसेस को फॉलो ना होने से इमरान खान के साथ और उनके बानी PTI के केसेस के साथ वहां उसको नथी करना, इसकी कोई लॉजिक, कोई मंतक सर मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। मेरा जो मैंने उनका बयान सुना है और जो मैंने उनका उसको समझने की कोशिश की है उसके अंदर मुझे तो यही उसकी फीलिंग आई है कि वो उसको इस चीज़ से नथी कर रहे हैं कि वहाँ पे अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ है तो ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम ड्यू प्रोसेस फॉलो करते हैं तो भी ठीक है। वो जो लॉजिक उनकी है वो मुझे ये लगी है। फिर देखें बात ये है कि हमारी आप डॉक्टर आफिया के लिए जो एफर्ट्स हैं उनको भी आप सामने रखें ना, हमारी हुकूमत की जो एफर्ट्स हैं उनको सामने रखें। और आज भी हम लोगों की कोशिश रही है और बहुत सारे लोगों की, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के आपने बयानात भी सुनाए हैं, तो हमारी तो ये कोशिश है कि हम इस मामले को एक अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर सकें और डॉक्टर आफिया को पाकिस्तान वापस ला सकें, और उसके लिए हमारी जो कोशिशें हैं वो जारी रहेंगी। और मुझे इस बात का यकीन है कि इंशाल्लाह डॉक्टर आफिया जो है वो सुरखरू होंगी। अच्छा सेनेटर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे आप अभी बता रहे थे कि ड्यू प्रोसेस का रौला है, बेसिकली असल मामला ड्यू प्रोसेस का है, तो यहाँ तो जो गवाहान 9 मई के पेश किए गए वो सलमान अकरम राजा साहब बता रहे थे
वो कह रहे थे कि जो पुलिस वाले पेश किए गए वो कह रहे थे हम कुर्सी के नीचे बैठे हुए थे, वो बता रहे थे कि हम टेबल के नीचे घुसे हुए थे और वहां से एक साजिश बुनी जा रही थी तो हमने वो सुनी, वो सारे, और पूरी हिस्ट्री के अंदर कोई मेडिकल रिपोर्ट तक नहीं लफ कि कौन जख्मी हुआ था कौन नहीं हुआ था। एक लंबा चौड़ा उस पर ये एलिगेशन लग रहा है कानूनी माहिरीन की सूरत में कि कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसे फॉलो ही नहीं किया गया इन्वेस्टिगेशन को लेकर। तो कहीं इसहाक डार साहब ये तो नहीं बता रहे कि आपने भी आफिया सिद्दीकी के मामले पे ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया, हमने भी नहीं उधर किया? नहीं, मैं नहीं समझता कि इसका ये मतलब है। मैंने आपको बता दिया बड़ा क्लैरिटी के साथ कि मुझे क्या उनकी बात समझ में आई है, और डार साहब जो हैं वो खुद ज़ाती तौर पे इस केस के अंदर उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया और उनकी बड़ी एफर्ट्स हैं इसके लिए। तो इसको मेरा ख्याल है उसी पैराए में देखना चाहिए। जहाँ तक बात रहेगी 9 मई के केसेस की, तो देखें बात यह है कि यहाँ पे तो टेस्टमनीज और विटनेसेस और वीडियो एविडेंसेस और खुद पर्सनली इन्होंने खुद उस बात को एक्सेप्ट किया कि हमने ये वाली काम किए हैं। मतलब ये बहुत फ़र्क है ना, ये कहते हैं मामला, अगर आप उसको देखें उसके साथ। तो मैं नहीं समझता कि आप इस तरह कह सकते हैं कि यहाँ पे भी नहीं हुआ तो वहाँ भी नहीं हुआ, इसलिए मैं नहीं समझता कि लॉजिक इसकी ठीक है। और इनके ऊपर तो बहुत सारे आपको याद होगा इमरान खान साहब का तो अपना बयान मौजूद है कि ये 9 मई को मामला हुआ था, तो 11 मई को उन्होंने कहा था अगर मुझे दोबारा पकड़ा तो फिर दोबारा यही होगा। तो ये या जब तक मेरी बात नहीं मानेंगे हम इसी तरह करते रहेंगे। तो ये तो मतलब के मामलात हैं, सबके सामने हैं, तो उसको जो है मैं नहीं समझता कि इसको इस लॉजिक जो आप बता रहे हैं उसके साथ इसको देखना चाहिए। आखिरी बात अफनान साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ बिल्कुल, आप अपना मौक़िफ़ भी दुरुस्त पेश कर रहे हैं। मेरा सवाल सादा ये है कि यहाँ तो जिन लोगों ने प्रेस टॉक की और उन पर तो कोई कानूनी कार्रवाई ही ना की गई, और जिन लोगों ने डिसएसोसिएट कर लिया खुद को जमात से उन पर कोई कार्रवाई ही ना की गई, वो तो आराम से फिर रहे हैं। बहुत सारे नाम हैं जो आपके सामने लिए जा सकते हैं, आपको खुद पता है वो नाम सारे। तो वो लोग जो हैं, और फिर कॉमन इंटेंशन का अगर केस था तो एक बंदे का फैसला कुछ आ रहा है, एक का कुछ आ रहा है, फिर आर्टिकल 13 की वायलेशन है, हर जगह एक बंदे पर 17 FIR दर्ज की गई। तो बहुत सारे सर सवाल आते हैं इस फैसले की सेहत को लेकर। आखिरी बात सर, देखिए बात यह है कि मैं कोई इंडिविजुअल केसेस की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपको एक ओवरऑल जो इंसिडेंट है उसके बारे में ये बात बता रहा हूँ कि उसके तो पूरी कौम ने उसको विटनेस किया हुआ है। उसके हज़ारों जो है वो एविडेंसेस हैं, हज़ारों जिन हाउस को जलाया गया, लाहौर में जो है वो बहुत सारी जगहों पे आग लगी, इस्लामाबाद रावलपिंडी में बहुत सारी जगहों पे आग लगाई गई। मतलब ये शोहदा की यादगारों को जलाया गया सरगोदा में और बहुत सारी जगहों पे, और एक पूरा कोऑर्डिनेटेड अटैक किया गया। तो ये इसको मैं नहीं समझता कि ये कोई जस्टिस होगा कि हम इसको जो है वो जस्टिफाई करें कि कोई एविडेंसेस नहीं है, कुछ नहीं है। बात ये है कि इन्होंने काम किया है और इनको चाहिए कि उसको ये एक्सेप्ट करें, और जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये अंडर द कारपेट करते रहेंगे मामले को PTI वाले, तो ये दूर नहीं जाएगा मामला, ये घूम घूम के वापस आएगा। अच्छा, अब बेसिकली आप ये समझते हैं कि इस तरह का स्टेटमेंट डार साहब ना देते ज़्यादा मौजू था, ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि आपकी जमात की काविशें मौजूद हैं, रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, और उसकी वजह से वो परसेप्शन सारा डैमेज होता है जो आप लोगों की जमात ने इस पर काविशें करके बेसिकली किया है। और वो इसहाक डार तो आपकी पार्टी के सबसे मजबूत तरीन जो हैं वो कायद की शक्ल रखते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं सर, तो उनकी तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट देना और फिर इस तरह का कंपैरिजन कर देना, आप समझते हैं कि इससे गुरेज किया जाना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? नहीं, मेरा ख्याल है कि डार साहब ने जो बात की है वो उन्होंने वो जिस पैराए में मैंने आपको बात बताई उसी में ही की है, और उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। उन्होंने यही कहा कि ड्यू प्रोसेस अगर फॉलो हुआ है और हमें ये मालूम है और उन्हें भी मालूम है और सारे पाकिस्तान को पता है कि ड्यू प्रोसेस उस पर्टिकुलर इशू में फॉलो नहीं किया गया, और उसी उसमें उन्होंने ये बात की है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। सेनेटर अमानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा तफसीलन बता रहे थे, और वो बार बार कह रहे थे कि हमारी पार्टी की बेशुमार इसमें कंट्रीब्यूशन है, हमने बड़ा ट्राई किया है कि आफिया सिद्दीकी साहब को वापस लाया जाए, लेकिन उनका साथ कहना था कि इसहाक डार साहब का जो स्टेटमेंट है वो भी सबको पता है कि वो बेसिकली क्या कह रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक से पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से डिस्कशन हो रहा था, इसी हवाले से अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तज्जियाकार। अवैस तौहीद साहब, बहुत शुक्रिया। इसहाक डार साहब के स्टेटमेंट को आप किस नज़र से देख रहे हैं? शुक्रिया फहद। देखिए, इसहाक डार साहब का जो बयान है वो इक्वेट कर रहे थे, कोई उनसे सवाल हुआ होगा इमरान खान साहब कि कब तक जेल में रहेंगे या वगैरह वगैरह, मैं सवाल तो नहीं था उस क्लिप में, लेकिन जो इसहाक डार साहब ने इक्वेट किया डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस को, तो वो शायद मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो ये
कह रहे हो कि हम आफिया सिद्दीकी के लिए कोशिशें नहीं करेंगे या कुछ उनकी रिहाई के लिए कोई हम एफर्ट्स नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा कि अगर कई दिहाइयों से यहाँ पे आफिया सिद्दीकी बंद हैं, कैद में हैं, और अगर ड्यू प्रोसेस हुआ है लॉ का, जो जाहिर बात है नहीं हुआ है फात, तो फिर मैं अनफेयर हूँगा अगर मैं आपसे पूछूंगा कि वो कब तक होंगी यहाँ पे और क्या होगा। खैर इस बयान को छोड़िए, लेकिन फात मैं आपको डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का बताऊं कि मैंने इंटरनेशनल मीडिया के लिए तवील अरसे तक काम किया है। जी जी। और ये जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जो स्टोरी थी, जब उन्हें उठाया गया है कराची से गुलशन इकबाल के इलाके से, 1000 गज का इनका घर है और बहुत पढ़े लिखे जनरेशन से ये पूरा घर है। इनकी वालदा जो हैं वो जमात इस्लामी के साथ वाबस्तगी रही है। ज़ियाउल हक साहब की मेरे ख्याल में शुरा वगैरह में भी थी। वो बहुत पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक़, खुद आला तालीम याफ्ता है। तो जब ये वाक़या हुआ तो मुझे मेरे ज़राए ने बताया, मैं उस वक्त अमरीकी एक पब्लिकेशन के लिए काम कर रहा था, ठीक, और बहुत रिस्पेक्टेड पब्लिकेशन के लिए। तो मैं जब मुझे ज़राए ने बताया कि जी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हैं, उनको जो है वो FBI और दूसरे ऑफिशियल्स ने या पाकिस्तानी जो थे इंटेलिजेंस ज़राए, उनसे जो मुझे सुनगुन हुई, उसके बाद फिर मैं ज़राए को कुरेदा और फिर पूरी एक स्टोरी की इनके प्रोफाइल पे कि किस तरीके से इनको उठाया गया है, किस तरीके से ये आला तालीम याफ्ता हैं, कहाँ पे इन्होंने तालीम की है, इनके कॉलीग्स क्या कह रहे हैं। और वो वाहिद स्टोरी है फहद जो मेरी शायद नहीं छप सकी, और एडिटर ने बाद में कई साल के बाद मुझसे जो मिले इनफॉर्मली तो माजरत भी की कि मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ कि मैं आपकी स्टोरी वो नहीं छाप सका। यहाँ से भी कंफर्म नहीं होता। तो फैसल लियात इंटीरियर मिनिस्टर थे, उनकी ज़बान बंद थी, और लोग थे, कोई ऑन द रिकॉर्ड आके कोई नहीं कर रहा था। फिर अमेरिका से FBI, CIA, व्हाइट हाउस, कहीं से वो कंफर्म नहीं करते। तो इतनी खुफिया इनकी स्टोरी रखी गई। इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज हमने की हैं खालिद शेख मोहम्मद पे और डैनियल पर्ल की किडनैपिंग पे, और लेकिन ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर जो संगीन इल्ज़ाम थे और किस तरीके से उनको बगराम लेके जाया गया, और फिर बगराम से फिर जो है आपने भी बताया कि किस तरीके से उनके साथ जो बर्ताव किया गया, तो वो मेरे ख्याल में एक जो वॉर एंड टेरर की जो विक्टिम अगर आप कहें, इल्ज़ामात संगीन है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, उनके शौहर के हवाले से और उनकी वाबस्तगियों के हवाले से। लेकिन जो वॉर एंड टेरर की एक विक्टिम हो सकती है तो वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है। और फिर सुनगुन आपको पता है फहद ये भी हुई कि बीच में कि जी जो शकील आफरीदी जिन्होंने ओसामा बिन लादेन के लिए वैक्सीनेशन का बंदोबस्त किया था और उनको आइडेंटिफाई करने में मदद दी थी, अमरीकी जो एहलकार थे, एजेंसीज थी, वो पाकिस्तानी कैद में थे। तो फिर एक तरह से ये भी सुनगुन आ रही थी कि जी तबादला हो कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वो रिहा करें और डॉक्टर शकील आफरीदी यहाँ से चले जाएं। वो मुमकिन इस तरह नहीं है। डॉक्टर शकील आफरीदी पे मतलब पूरे मुल्क और ये पूरी स्टेट के खिलाफ जो है बगावत के या इस तरह के संगीन इल्ज़ामात हैं उन पे कि उन्होंने ओसामा बिन लादेन को वहाँ से पकड़वाने में मदद दी, और पाकिस्तान की जो तफ्तीशी इदारे हैं उनको कोई खैर खबरी नहीं दी, और एक तरह से जासूसी की, और अपने डॉक्टरी पेशे जो है उससे भी नफी रहा। वो भी एक तरह से विक्टिम है। तो ये वॉर एंड टेरर जो है इतना मर्की वर्ल्ड है फहद कि इसके अंदर 80,000 90,000 जाने यहाँ से हमारी चली गई। इसी तरह अफगानिस्तान, और अभी तक जो है हम उस अंधेरों के अंदर जो है टटोल रहे हैं कि कहीं शायद कोई सुराग निकल सके, चाहे वो शकील आफरीदी हो, चाहे वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हो, और बहुत सारे इस तरह कैरेक्टर्स हैं। आप भी मिले होंगे, मैं तो कई लोगों से मिला जो गुआंतानामो बे जो इंसानी हकूक़ की पामाली थी और सारे कवानीन जो थे इंटरनेशनल उनकी खिलाफ वर्जी थी अमेरिका की, कि किस तरीके से कैदियों को ले जाया गया, उनको पिंजरों में बंद किया गया। उनसे भी मेरी मुलाकात हुई कि कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, और फिर उसके बाद जो है वो कई साल उन्होंने गुआंतानामो बे में गुजारे। तो एक लंबी दास्तान है, चाहे वो इराक़ हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, और उसी में आफिया सिद्दीकी कहीं
खोई हुई हैं, और जो उनके चाहने वाले हैं या उनके घर वाले हैं वो अभी भी उम्मीदें बांधे हुए हैं कि शायद डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी आ जाएं, रिहा हो जाएं। अच्छा, आखिरी बात जो मैं आपसे सर जानना चाह रहा हूँ कि ये एडिटर साहब ने आपको वजह बताई कि क्यों आपकी स्टोरी उन्होंने रोकी और क्यों वो पब्लिश ना हो सकी? कोई साथ वजह भी बताई होगी? हाँ, नहीं, वो देखिए कंफर्मेशन जो है वो कहीं से नहीं हो रही थी। अच्छा, कंफर्मेशन यानी कि ऑन द रिकॉर्ड जो है अमरीकी तफ्तीशी इदारों से कोई भी नहीं कर रहा था। और फिर यहाँ पे जो इंटीरियर मिनिस्टर थे, मेरी फैसल साले हयात से बात हुई, उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, यहाँ से पुलिस वाले कहीं से। तो जब ऑन द रिकॉर्ड कोई बात होती है, हालांकि मुझे बहुत ही मोतबर जराए थे और जाहिर बात है फिर स्टोरी साबित भी हो गई। ये एक तरह से जाहिर बात है कि उनकी भी मजबूरी थी, ऑन द रिकॉर्ड कोई बोलने को तैयार नहीं था, ना FBI, ना CIA, ना व्हाइट हाउस, ना पेंटागन, ना यहाँ पे कोई सीक्रेट एजेंसी कोई इस तरह की जो है वो उसे ओनरशिप ले रही थी। लेकिन उन्हें उठाया गया और अलग सुबह छापा मार के उठाया गया यहाँ से, गुलशन इकबाल कराची से जो उनकी रिहाइश गाह है, वो बाद में सही साबित हुई। लेकिन मैं आपसे कहना ये चाह रहा था कि मतलब ये डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी का इस तरह का मुकदमा है कि जिसके अंदर ना उसकी इशाअत हो सकी कहानी की उस वक्त। बाद में तो बहुत सारी स्टोरियाँ छपी जब अमरीकी हुकाम ने कहा और बग्राम से ऑफिशियल्स ने कंफर्मेशन की, और उसके बाद फिर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने भी जो है वो कंफर्मेशन की। तो कई खुफिया छापे, कई खुफिया कार्रवाइयाँ, और वो मर्की वर्ल्ड जो है वॉरेन टेरर का, उसमें कहीं गुम हुई हैं, जिसकी तलाश अभी तक लोग कर रहे हैं और आने वाली दिहाइयों में भी होगा, जो हम इस वक्त जिस उससे गुजर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया सर, बड़ा ज़बरदस्त इनसाइट सर की, और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस भी आपने बताया, अपनी स्टोरी को लेकर भी बहुत सारा डिस्कशन किया। कीमती वक्त का अवैस तोहीद साहब बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।